जवेद चौधरी का कॉलम 0 पॉइंट जो कि रोज़नामा एक्सप्रेस में छपा। टोक्यो शहर के दरमियान 16 मरले का एक आम सा घर है। ये घर किसी भी तरह काबिल तवज्जो या पुरकशिश नहीं। आप अगर पाकिस्तानी हैं तो आप घर इस पर तवज्जो दिए बगैर चुपचाप गुजर जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बता दूं कि ये दुनिया की सातों बैटरी कार साज कंपनी हुंडा के सीईओ का घर है, तो क्या आप फिर भी इस पर तवज्जो नहीं देंगे? आप यकीनन इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। हुंडा ने 2022 में 4 मिलियन गाड़ियां और 17 मिलियन मोटरसाइकिल बेचे थे। कंपनी की ब्रांड वैल्यू $22 बिलियन है, लेकिन इसका सीईओ 16 मरले की आम सी इमारत में रहता है। क्या ये अचंभे की बात नहीं? ये यकीनन है, मगर ये अचंभा सिर्फ हम जैसे छोटे दिमाग और बड़ी अन्ना के लोगों के लिए है, जबकि जापान में ये एक आम सी बात है। जापानी लोग छोटे घरों में रहते हैं। इनका घर किसी भी तरह 2-3 मरले से बड़ा नहीं होता। एक जदीद मगर कॉमन बाथरूम, एक टीवी लाउंज कम ड्राइंग रूम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेडरूम और घर ख़त्म। अब सवाल ये है कि जापानी छोटे घरों में क्यों रहते हैं? इसकी 4 वजूहात हैं। ये लोग सफाई के खबत में मुबतला हैं। आम जापानी से लेकर वज़ीर आज़म तक पूरा मुल्क अपना घर खुद साफ़ करता है और ये सफाई हाथ के साथ मल कर की जाती है। पूरा घर घराना दिन में 3-4 मरतबा घर की सफाई करता है। बाथरूम्स, किचन तक खुद साफ़ किया जाता है। शहरों में डस्टबिन, कचरा घर नहीं है। आप खाली बोतल लेकर सारा दिन फिरते रहें, आपको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जापानी बाहर कचरा नहीं फेंकते। ये अपना गंद बैग में डालकर घर में ले जाते हैं और थैले में डालते हैं, और म्यूनसिपल कमेटी का अमला ये थैले घरों से ले जाता है। स्कूल में छोटे बच्चों को भी सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तालिब इल्म सुबह स्कूल आकर पहले उस्ताज़ा के साथ स्कूल की सफाई करते हैं, बाथरूम शीशे चमकाते हैं और फिर क्लासेस शुरू करते हैं। वज़ीर आज़म भी अपनी मेज़ चमकाकर घर जाता है और सुबह आकर दोबारा अपना दफ्तर साफ़ करता है। बच्चे स्कूल जाते और वापस आते भी सड़कों से सिगरेट के टोटे और कागज़ चुनते रहते हैं। वाशरूम हर शख्स इस्तेमाल के बाद चमका कर बाहर आता है। मुझे 9 दिनों में किसी भी जगह कोई वाशरूम गंदा या गीला नहीं मिला, और मैंने किसी वाशरूम में सफाई करने वाला मुलाजिम भी नहीं देखा। ट्रेन स्टेशन के वाशरूम तक बेबू, खुश्क और साफ थे। लिहाजा जापानी लोग सफाई की वजह से भी छोटे घरों में रहते हैं। ये समझते हैं कि बड़े घरों का मतलब ज़्यादा सफाई। अगर बड़ा घर हो जाएगा तो हमें ज़्यादा सफाई करना पड़ेगी। चुनांचे छोटे घरों में रहकर वक्त बचाएं। दूसरी वजह, छोटे घरों में बिजली, गैस और पानी के अखराजात कम होते हैं। ये लोग मानो हेसल कौम बचत के आदी हैं। आपको कोई और जापानी फजूल खर्ची करता नज़र नहीं आएगा। ये लोग पैसा बचाते हैं। चुनांचे हुकूमत इकानमी चलाने के लिए बैंकों में रकम जमा कराने के और रुझान की तो खसरा शिकनी करती है। बैंक खातेदारों को सूद देने की बजाय सर्विस चार्जेस काट लेते हैं। इस लिहाज से जापान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें बैंक में बड़ी रकम ज़्यादा होने की बजाय कम होती चली जाती है। बड़े घर बचत के फार्मूले में भी एडजस्ट नहीं होते, लिहाजा ये छोटे घरों को पसंद करते हैं। तीसरी वजह, ये मेहमानों को घर नहीं बुलाते। वालिदैन भी अगर बच्चों से मिलने आते हैं तो होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में बेटों और बेटियों को मिलते हैं और मिलकर वापस चले जाते हैं। चुनांचा इनकी नज़र में बड़े घर बेकार होते हैं। और 4, जापान दुनिया के इन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ वक्त के साथ घरों की कीमत बढ़ने की बजाय कम होती है। दुनिया भर में हर साल प्रॉपर्टी की कीमत में इजाफा होता है, जबकि जापान में घरेलू वैल्यू में कमी होती है। लिहाजा लोग बड़े घर को नुकसानदेह और सौदा समझते हैं, और जापान इस लिहाज से एक मुख्तलिफ मुल्क है। जापान सिर्फ घरों के मामले में मुख्तलिफ मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ ज़िंदगी का हर रंग बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। ये लोग इंतहाई सादा हैं, कम पर गुजारा करते हैं, और बच्चे पैदल और साइकिल पर स्कूल जाते हैं। कोई वालिद किसी बच्चे को गाड़ी पर स्कूल नहीं छोड़ता। इसकी वजह बच्चों को एहसास कमतरी से महफूज रखना है। अगर एक बच्चा गाड़ी, दूसरा बच्चा पैदल या साइकिल पर आए तो दोनों के दरमियान गुर्बत या इमारत की दीवार खड़ी हो जाती है, और जापान बच्चों के दरमियान दीवार नहीं बनने देता। चुनांचा बच्चे पैदल स्कूल जाएंगे, वहाँ वो वज़ीर आज़म हो या टोयोटा के सीईओ के बच्चे ही क्यों ना हो। बच्चों को स्कूल पहुँचाने का सिस्टम भी इंतहाई दिलचस्प है। रिहायशी ब्लॉक का कोई एक शख्स या खतून रिटायरमेंट के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने और वापस लेने की जिम्मेदारी उठा लेती है। ये मुस्तकिल जिम्मेदार होती है या होता है।
जबकि इसके अलावा बाकी बच्चों के वालिदैन में से कोई एक रोज़ाना की बुनियाद पर ड्यूटी देता है। एक दिन एक वालिद या वालदा होगी और दूसरे दिन दूसरी वालदा या वालिद ये जिम्मेदारी उठाएगा। ब्लॉक के तमाम बच्चे वक्त मुकर्रर पर अपने घर से बाहर आ जाते हैं। मुश्किल और आर्जी ज़िम्मेदार झंडा उठाकर बाहर खड़ा हो जाता होगा। बच्चे इनके इर्द गिर्द जमा होंगे। एक ज़िम्मेदार बच्चों के हाथ आगे चलेगा और दूसरे कतार के आखिरी सिरे पर। तमाम बच्चों ने सर पर हेलमेट पहना होगा। इनके अलावा इस हाथ में छतरी होगी और ये कतार में स्कूल पहुंचेंगे। छुट्टी के वक्त कतार में वापस आएंगे और अपने घर में दाखिल होते चले जाएंगे। बच्चों को लंच स्कूल में दिया जाता है और टीचर अपनी निगरानी में वो ख़त्म कराती है और लंच में दूध लाजम है। छोटे बच्चों को स्कूल में सुलाया भी जाता है ताकि इनकी नींद पूरी हो सके। बच्चे 16 साल की उम्र तक इस तरह स्कूल आते और जाते हैं। 16 साल बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बच्चों की स्कूल फीस वालिदैन की सालाना आमदनी के मुताबिक होती है। वालिदैन ज़्यादा कमा रहे हैं तो बच्चों की फ़ीस ज़्यादा होगी। आमदनी कम है तो फ़ीस कम होगी और वालिदैन अगर बेरोज़गार है तो बच्चे की फ़ीस माफ़ हो जाएगी। ताहम बच्चे को फ़ीस के बारे में हरगिज़ नहीं बताया जाएगा। यह खुदकार निज़ाम है, कोई किसी को इत्तला नहीं देता। बच्चों का मेडिकल भी फ्री होता है। इंश्योरेंस लाजमी है। ताहम इंश्योरेंस की 70% रकम हुकूमत और 30% लोग देते हैं। घरों और रेस्तरानों में फ़्रेश फूड तैयार होता है और तैयार खुराक फ्रिज में नहीं रखी जाती। चुनांचे ये सिर्फ इतना पकाते और आर्डर करते जितना ये खा सकते हैं। अज़ाफ़ी खुराक ज़ाया कर दी जाती है। पूरे मुल्क में परिंदों को दाना नहीं डाला जाता। ये लोग समझते हैं परिंदों को दाना डालने से इनकी परवाज़ भी महदूद हो जाती है और इनकी खुदमुख्तारी और आज़ादी भी कम हो जाती है। परिंदों को अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त करना चाहिए। जापान में बकारी नहीं है। इनकी वजह जापानियों की सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये लोग किसी को फ्री चीज़ देते हैं और ना लेते हैं। आप अगर इन्हें कोई चीज़ ऑफ़र करो तो ये माइंड कर जाते हैं। मैंने फ्यूजी के एक पार्क मछलियों को दाना डालने के लिए दाने का पैकेट ख़रीदा। मेरे साथ एक बच्चा भी खड़ा था। मैंने चंद दाने इसे भी पकड़ा दिए और वो भी मेरे साथ मछलियों को दाना डालने लगा। इसकी माँ ने देखा तो वो दौड़ती हुई आई और बच्चे के हाथ से दाने छीन कर मुझे वापस कर दिया। हैरत से इसे देखने लगा। ये लोग दूसरों को झुक कर मिलते हैं। आप किसी से रास्ता पूछने वो अपना काम छोड़कर आपके साथ चल पड़ेगा और आपको पहुँचा कर आएगा और या फिर रास्ते पर छोड़ कर आएगा। नहायत आजिज़ी के साथ झुक कर शुक्रिया अदा करते हैं। आप किसी दुकान में चले जाएँ, सेल्समैन या गर्ल सर्विस की इंतहा कर देगी। वो फर्श पर बैठकर आपके जूते तक उतरवाएगी। ये लोग घरों और दफ्तरों में जूते लेकर नहीं आते। जूते मेन दरवाजे के साथ उतारे जाते हैं और घर के स्लीपर पहनकर अंदर दाखिल होते हैं। यह तमाम प्राइवेट दफ्तरों में भी होता है। घरों में ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, पानी बर्फीला और ठंडा पीते हैं और पूरा मुल्क ग्रीन टी पीता है। ये टी ओचा कहलाती है और बोतलों और कैन में भी मिलती है। ये लोग टिप नहीं लेते। आप अगर दें तो ये बुरा मना जाते हैं। स्टोर से फालतू चीज़ें नहीं खरीदते। मुझे इरफान सिद्दीकी ने बताया कि 2011 के सुनामी में करोड़ों से ज़्यादा लोग मेट्रो स्टेशन और सड़कों पर फंस गए थे। ये लोग इस बहरान में भी स्टोर से पानी की सिर्फ 1 बोतल और 2 बिस्किट खरीदते थे ताकि खुराक की किल्लत ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। ये कतार बनाने की खपत में भी मुब्तला है। एक शख्स भी होगा तो वो कतार बना लेगा। जब तक काउंटर बॉय फारग नहीं होगा ये इससे ख़त्म नहीं होगा। और काउंटर बॉय भी जब तक सामने खड़े शख्स का काम मुकम्मल नहीं करेगा दूसरे शख्स की तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, ख्वाह इसमें कितने ही घंटे क्यों ना लग जाएं। सच बोल दें और सच ख्वाह इनका कितना ही नुकसान क्यों ना करते, ये बाज नहीं आते। मुझे इरफान सिद्दीकी ने बताया, मैंने एक बार पुलिस एहलकार को देखकर सीट बेल्ट बांध ली। मेरी बेटे ने फ़ौरन कांस्टेबल को अपनी तरफ मुतवज्जा किया और उसे बताया कि मेरे बाबा ने सीट बेल्ट के बगैर आ रहे थे। उन्होंने मुझे आपको देखकर हेलमेट बेल्ट बांधी और कांस्टेबल ने हंसकर मुझे वार्निंग दी। और यह है जापानी करैक्टर, सच, आजिज़ी और सफाई।